कल हम लोग मस्ती कर रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद और हाँ, कल हम लोग एंजॉय कर रहे थे आलस कथा का। आलस कथा का कथाकार जो है विद्यापति को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? विद्यापति को। मैथिली कवि बेहुदा बकरछी काहे छिकता है रे। विद्यापति को जो है मैथिली कवि के रूप में भी जाना जाता है। किनको? जी हाँ, विद्यापति को मैथिली कवि के रूप में भी जाना जाता है। वो आलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। 4 गो आलसी पुरुष सोए हुए थे। पहला आलसी पुरुष क्या बोला, दूसरा क्या बोला, चौथा क्या बोला। स्त्रियों की गति पति होते हैं, बच्चों की गति माँ होती है, आलसी व्यक्तियों की गति कार्मिक व्यक्ति होते हैं। मौखिक चला था। आज हम लोग हिस्ट्री में चालू करते हैं सेकंड लेसन, दूसरा लेसन, इकाई 2। टोटल आपका हिस्ट्री में इकाई 8 है। मैट्रिक बोर्ड में इससे जो है आपको 18 नंबर का पूछेगा। ठीक, हम इससे पहले एक लेसन कंप्लीट किए थे जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में हाँ, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी सोच है। उन्हें यही बाबू एक और, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी सोच है जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में सामाजिक क्या क्या जी, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एकता की वाहक बनती है। क्या चीज? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना, राष्ट्रवाद एक ऐसी सोच है जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से एकता का की बनाता है, एकता का वाहक बनाता है। कौन? राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, वहाँ मैंने यूरोप में राजतंत्र था। ऑस्ट्रिया जर्मनी, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण, उसको खंड खंड कर करके अपना उस पर की जमाया वर्चस्व। इस सब पढ़े और लोग आज़ाद हुआ। एकीकरण का मतलब आज़ाद है ना जी। 1848 में फ्रांस का एकीकरण हुआ, 1871 में जर्मनी का हुआ, 1871 में इटली का हुआ है ना, 1832 में यूनान का हुआ। धीरे धीरे उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ गया था। मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान भी प्रभावित हो। ये सब हम पढ़े थे, क्लियर कर चुके थे। आज सेकेंड लेसन चालू करते हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो सबसे पहले जिसका जो चीज़ है टॉपिक, उसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। क्या चीज़ जानने की कोशिश करेंगे? इस सेकेंड लेसन आज चालू हो रहा है। रूटीन के अनुसार, रूटीन तो आप लिख लिए होंगे, लिखा हुआ है, बहुत अच्छे। तो रूटीन के अनुसार किताब भी लाते होंगे ना, तो डंडा पड़ेगा तब लाइएगा, है ना। समाज पहले तो मतलब समझेंगे कि जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का की मतलब समझे थे कि यूरोप में 7 गो महादेश है, उसमें एक महादेश यूरोप में। यूरोप में भी बहुत सारा देश है, 51 गो देश है अभी वर्तमान में। अब पहले जो है सब क्या था, खंड खंड करके उसको जो है राजतंत्र उसको जो है तबाह उड़ा रहा था। उन लोग बेचारा से पढ़ा लिखा और सब राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन ने लोगों को बताया कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ाद होना चाहिए, उन लोग आज़ाद हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से टॉपिक जो है वह है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो समाजवाद का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो समाजवाद का मतलब होता है जहाँ उत्पादन के साधनों पर देश के सरकारों का अधिकारों से की कहेंगे समाजवाद। दुनिया में 195 देश है। दुनिया में 195 देश जो है ना, तो वहाँ अलग अलग शासन व्यवस्था। 195 देश में शासन व्यवस्था सबका क्या? 195 देश में शासन व्यवस्था 5 प्रकार के पाए जाते हैं। कई प्रकार के? राजतंत्र, तानाशाही, गणराज, साम्यवाद, लोकतंत्र। राजतंत्र में राजा का शासन होता है। सऊदी अरब में अभी भी राजतंत्र है। तानाशाही में सैनिक तख्ता पलट होता है, जो शासक रहते हैं उसको भगा दिया जाता है। कौन सी में? तानाशाही। जैसे तानाशाही कहाँ है? साउथ कोरिया देखिए, म्यांमार देखिए, अफगानिस्तान देखिए, वर्तमान में भी तानाशाही हो। उसके बाद क्या होता है? साम्यवाद। साम्यवाद में क्या होता है? लोगों का समूह का शासन होता है ना जी। ओह, साम्यवाद देखिए, शासन का एक प्रकार क्या है जी? साम्यवाद में लोगों के समूह का शासन। इसका मतलब हुआ लोगों के समूह का, ये बढ़िया नहीं होता है, नहीं समझे। जैसे लोगों के समूह का शासन, लोगों के समूह का शासन, ये बढ़िया नहीं हुआ साम्यवाद। कहिए कैसे? इधर आदमी कम बैठे हुए, इधर ज़्यादा, शासन लोगों के समूह का रहेगा। अब इन लोग जो चाहेगा वो तुम लोग के साथ करेगा, तो मनमानी हुआ कि नहीं? साम्यवाद बढ़िया है? साम्यवाद बढ़िया नहीं है। समाजवाद बढ़िया है? हाँ, होना चाहिए, लोगों को समाजवाद होना चाहिए। समाजवाद बढ़िया है हो,
इसमें उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार होता है। जैसे कहाँ कहाँ? चीन और क्यूबा। जैसे चीन और क्यूबा, माने वहाँ एक ही पार्टी होता है। वहाँ क्या होता है बाबू? हाँ, उसका कह सकते हैं कि वर्जन है। वर्जन समझते हो? माने दूसरा रूप। कैसा रूप जी? हाँ, नया नहीं करता, नया वर्जन क्या आया है, नया वर्जन क्या है, नहीं सब बोलता है। तो ठीक उसी प्रकार से समाजवाद का नया वर्जन जो है क्या चाहिए? लोकतंत्र है। तो समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार था। समाजवाद में क्या होता है? देश के सरकार का, बड़ा बड़ा कंपनी जो रहेगा सरकार का, देश के सरकार का अधिकार। समाजवाद एवं साम्यवाद। साम्यवाद सब लोगों के समूह का शासन। इसमें साम्यवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था रूस देश में हुआ था। कौन देश में हुआ था? रूस देश में हुआ था। तो अब लाइए किताब, ये तो टॉपिक का मतलब था। हम आपको ये बताएंगे इसमें रूस देश की कहानी। रूस को पहले बेटा USSR कहा जाए। इसका मतलब जानते हो? सोवियत संघ उसको कहा, यूनाइटेड माने सोवियत संघ रूस, रसिया है ना, ऐसे करके बोला जाता था उसको। USSR 1991 के पहले तक, माने 20वीं शताब्दी में रूस को USSR कहा जाता था। इसका मतलब ये बहुत सारे गणराज्यों का समूह था। इसके साथ और भी छोटे छोटे बहुत सारे देश थे। जैसे फिलहाल जानते हैं यूक्रेन जो है उसी का 15 गो, इसके अलावा 15 गो और छोटा देश था जो 1991 में आज़ाद हो गया। उसमें से एक यूक्रेन भी था जिसको अभी जो है रूस तबाह किए हुए है ना जी। रूस तबाह इसलिए किया हुआ है कि भाई ये आँख दिखाया था रूस को। इसका अलग सा कहानी है, वो देख लेंगे बाद में। तो रूस के कारण तो 1991 में रूस से ने 15 गो छोटा छोटा देश की हो गया, अलग हो गया। उसी में आ गया आपका वो क्या चीज़ आ गया जी? यूक्रेन, अजरबैजान। वहाँ देखोगे रूस के पीला जैसा है ना, उसके बगल वाला मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिने तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम। रूटीन के अनुसार किताब और सब कॉपी वगैरह सब करते जाते हैं ना। वेरी गुड। तो कह सकते हैं बाबू समाजवाद एक ऐसी विचारधारा जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया रास्ता दिया है। समाज को की कर दिया? नया रास्ता। समाजवाद का मतलब उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार। साम्यवाद में लोगों के समूह का अधिकार। साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अभी साम्यवाद का जबरदस्त रूप देखा जाता वो चीन में। चीन में लोगों का समूह का शासन, लोगों का मन वहाँ मनमानी करने का की करता है, कार्य करता है। क्या करने कार्य करता है? समाजवादी आया कहाँ से? कौन सी बाबू? अभी बाद आया कि पहले तो ये था लेकिन बाद ये आ गया। इसके बाद लोगों के समूह के बाद क्या आया है? समाज। समाजवाद आया कहाँ से? तो समाजवाद जो है औद्योगिक क्रांति की देन है। औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुआ? तो समाजवाद आया कहाँ से? तो समाजवाद आया औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति। समाजवाद कहाँ से आया बेटा? औद्योगिक क्रांति से आया। क्या चीज़ आया? समाजवाद जो है औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ सबसे पहले? इंग्लैंड। आपके मन में अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये औद्योगिक क्रांति क्या है? आ रहा क्वेश्चन कि नहीं? आपके मन में एक प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है कि सर औद्योगिक क्रांति क्या है ना? औद्योगिक क्रांति है क्या? ये कैसा हिस्सा औद्योगिक क्रांति? दुनिया में शासन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। दुनिया में 195। देखिए टॉपिक की जो दूसरा लेसन चालू किए कहाँ से है? तो पहले यहाँ से लाइन बाई लाइन आप पढ़िएगा। हम लेक्चर सिर्फ देते हैं, कोई दिक्कत? किताब रट्टा मरा हुआ, फिर इस पर कल क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन वही देंगे जो हम आपको की किए हैं, पढ़ाए। नियम है ना? फिर उसका स्टार पॉइंट होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे वहाँ से। ठीक, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद कई भागों में बांटे होंगे? 3-4 भाग में। 4 भाग 4 दिन में ख़त्म हुआ होगा। 4 मैंने बुधवार पढ़े होंगे आप लोग। 4 या 5 हो गया होगा, कम नहीं हुआ होगा।
और उसके बाद वो लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक उसी प्रकार से पार्ट 1 करके चला जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर लेसन कंप्लीट जाएगा। ठीक है। समाजवाद एवं साम्यवाद, तो क्या हमने बताया आपको कि समाजवाद का मतलब होता है उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार। उत्पादन मैंने जहाँ से हम उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, देश के सरकार का अधिकार। और साम्यवाद का मतलब लोगों के समूह का शासन। साम्यवाद का मतलब लोगों के समूह का शासन। औद्योगिक क्रांति, बेटा इतना जान लो, जिसमें आपको डर लगता है वो काम को सबसे पहले करो, रोज उस काम को करो, डर अपने भाग जाएगा। समझ गए कि नहीं? जो आपको कठिन लगता है उसमें आप खूब मेहनत कीजिए, उसमें आप अपार मेहनत कीजिए, समझे ना, तब आपको खूब मन लगेगा। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश का अधिकार, साम्यवाद में लोगों का समूह का शासन। इस समाजवाद आया कहाँ से? तो औद्योगिक क्रांति से। समाजवाद कहाँ से आया? अब आपके मन में आ रहा सर औद्योगिक क्रांति क्या है, यहीं से न बढ़ाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा कि सर औद्योगिक क्रांति क्या है, तो औद्योगिक क्रांति में होता है कि कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा कंपनी की स्थापना करता है। कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा, क्या बेटा दिक्कत है कुछ? घर जाओगे क्या? समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार रहा। ठीक है। माने क्या चीज में? समाजवाद में। समाजवाद के परिणाम स्वरूप क्या हो गया जी? औद्योगिक क्रांति। समाजवाद की उत्पत्ति हुआ कहाँ से? तो समाजवाद की जन्म जो हुआ औद्योगिक क्रांति से हुआ। कहाँ से हुआ? समाजवाद का मतलब नहीं, समाजवाद कह सकते हैं ग्रुप बनवा बनवी, ये मेरा ग्रुप है, ये तुम्हारा ग्रुप है। अमीर आदमी कभी भी गरीब आदमी से दोस्ती नहीं करता है, कोई नहीं करेगा। दोस्ती हमेशा समान वालों में होता है, बराबरी वालों में होता है। कभी गरीब, अभी तो ये है नहीं कि भाई अभी द्वापर युग है ना जी, कि कृष्ण और सुदामा के दोस्ती देखने को मिलेगा, नहीं जी। ये तो कलयुग है, इसमें बस मतलब से मतलब है, सही होना भी वही चाहिए, है ना जी। ज़्यादा मतलब रखोगे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। समाजवाद की उत्पत्ति कहाँ से आया? तो औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति क्या है कि कौन आदमी सबसे ज़्यादा कंपनी की करता है? स्थापना करता है। कौन आदमी सबसे ज़्यादा कंपनी की क्या करता है? स्थापना करता है। कोई दिक्कत बाबू? तो हम बात करें औद्योगिक क्रांति जो आया इंग्लैंड से आया। कहाँ से आया? जैसी औद्योगिक क्रांति हुआ ना बाबू, समाज 2 वर्गों में बट गया। समाज कौन वर्गों में? औद्योगिक क्रांति के बाद आया समाजवाद। और समाजवाद की लाला है एगो पूंजीवादी, पूंजी क्या क्या ला दिया भाई जी? पूंजीपति वर्ग ला दिया। कौन वर्ग ला दिया? पूंजीपति वर्ग। और एक ला दिया बाबू श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति कहते हैं किसको? तो पूंजीपति उसको कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार पर खास व्यक्ति का अधिकार की हो गया, पूंजीवादी। श्रमिक मजदूर को श्रमिक कह दिए। और देखो तो समाजवाद आया कहाँ से? तो औद्योगिक क्रांति से। ये चीज कहाँ से आया? समाजवाद कहाँ से आया? ये जो आया है तो इससे आया है। समाजवाद किससे आया? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने समाज को कई भागों में बांट दिया। अब आपके मन में आ रहा है कि औद्योगिक क्रांति क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का मतलब है बेटा कि कौन आदमी सबसे ज़्यादा कंपनी की स्थापना करता है। किसका मतलब? औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा कंपनी की करता है? स्थापना करता है। किसका मतलब? औद्योगिक क्रांति का मीन्स है, औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा कंपनी की स्थापना करता है। कि के व्यक्ति सबसे ज़्यादा कंपनी की कर रहा है? आप स्थापना कर रहा है। किसके परिणाम स्वरूप? कि कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा कंपनी की जो है क्या करता है? आप स्थापना करता है। ठीक। कि सबसे ज़्यादा कंपनी चलाता है? औद्योगिक नहीं होता था।
तो इसमें बताओ, औद्योगिक क्रांति में अमीर आदमी अमीर होता जाएगा और गरीब आदमी क्यों होता चला जाएगा, हैं? तो समाजवाद हमारे समाज को दो भागों में बांट दिया है ना जी। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति गुजर रहा था ने, उसी समय देश के कुछ हितैषी व्यक्ति भी होते हैं, रूस के हित भी चाह रहे थे। जब छोटा औद्योगिक क्रांति समाजवाद लेके चलाया, समाजवाद में माने समाजवाद में की हो गया था, दो भागों में बट गया था। समाज कई भागों में बट गया, समाजवाद में समाज कई भागों में, एक पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग। पूंजीपति जो है श्रमिक वर्ग को कोई अथी नहीं दे रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहे थे, माने अपना खाली देख रहे थे कि हमारा चलना चाहिए। जैसे अभी क्या आ गया, हार्वेस्टर आ गया गेहूं काटने के लिए। मजदूरों को पूछता है कि कोई फलना गरीब आदमी पहले गेहूं में काट के जीवन यापन करता था, अब कैसे उसका ज़िंदगी कटेगा। हम किसी के बारे में सोचते हैं? हम सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? सब अपना बारे में सोचता है। अमीर आदमी अमीर बने सोचेगा, गरीब आदमी अमीर गरीब बने। श्रमिक को कोई सोचने वाला नहीं था। दिनों प्रतिदिन श्रमिक बेचारा बेरोजगारिया होता जा रहा था, उसकी संख्या बढ़ते जा रहा था। पेट पालना तक मुश्किल हो चुका था, कपड़ा लत्ता तो दूर की बात है। और अमीर आदमी बिल्कुल अमीर हो गया था, वो अलगे संग बने लेता कि गरीब का काम ही नहीं देना, काम भी देना तो 20 रुपया से ज़्यादा में नहीं देना है। ऐसा समझ में कि नहीं? भारी स्थिति क्या की हुआ था, खराब की हुई था। उसी समय कुछ देश के हितैषी होते हैं, पापियों का पाप जो बढ़ता है ना, तब भगवान श्री कृष्ण खुद बोले हैं कि यदा ही धर्म से गलानी भक्ति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानाम धर्मस्य सृजामहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगा, तब तब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेकर धर्म की स्थापना के लिए हम क्या करेंगे? आएंगे इस पृथ्वी पर। क्या करेंगे? तो ठीक उसी प्रकार से रूस देश का हित चाहने वाले लोग जो कुछ क्या थे, देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, विचारक थे, उनका प्रतिभाव हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, जो समाजवाद के नाम से जाना गया। जो किसके नाम से जाना गया? हाँ, वो आगे चलकर की हो गया समाजवाद। औद्योगिक क्रांति से समाजवाद। अगर औद्योगिक क्रांति नहीं रहता तो साम्यवाद ही रहता, समाजवाद नहीं आता। जब ये गलती किया, समाज को दो भागों में बांटा ने, जब इस समाज को दो भागों में बांटा तो तब जाके जो है कि आया समाजवाद आया, है ना? कि जब समाजवाद कर रहा तो तुम भी समाजवाद करो। समाजवाद में की होता है, कोशिश होता है कि उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार हो। देश के सरकार का जब अधिकार रहेगा ना, तो छोटा मोटा भी काम मिलेगा, सब व्यक्तियों को मिलेगा। चीन जैसे देश में क्या हुआ है बेटा? समाजवाद है, वहाँ कोई आदमी को सरकारी नौकरी नहीं है, शासन में साम्यवाद है, और बाद समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार है। कोई व्यक्ति को वहाँ सरकारी नौकरी नहीं है। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं काम करोगे तो बस। इसीलिए देश क्या है जी, चीन इसीलिए क्या है, आगे है ना जी। हाँ, क्या बोले? इंडिया में है कि आपको सरकारी है नौकरी दो प्रकार, प्राइवेट और सरकारी। प्राइवेट के आदमी वैल्यू नहीं देते, प्राइवेट में 50,000 महीना कमाएगा, कोई सरकारी में 30,000 कमा रहा है, कौन वैल्यू है? सरकारी की, हम सरकारी आदमी है ना जी। अब दो ज़्यादा लड़की देख लिया जाएगा, जो प्राइवेट कमा रहा 50,000 की, जो सरकारी वाला है 30,000 35,000 करना चाहेगा नहीं कि भाई वर्तमान में कमा रहा, फिर नहीं कमाएगा तब। लेकिन सरकारी के फिक्स हो जाता है कि भले ज़िंदगी भर कमाइबे करेगा नहीं। औद्योगिक क्रांति समाज को दो भागों में बांटा, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक को मजबूर कर दिया। और एक बाद आया कौन चीज़? समाजवाद। बहुत सारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त वो चाहे कि हमारा देश की होना चाहिए, एक होना चाहिए, उत्पादन के साधनों पर सब पर देश के सरकार का अधिकार होना चाहिए। और बहुत यूटोपियन बेचारे, एक कौन थे जी? समाज दो भागों में बट गया, मार्क्स से पूर्व समाजवाद एवं मार्क्स के बाद का समाजवाद। मार्क्सवादी विचारों ने क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि से आदर्शवादी थी, उनके कार्यक्रम प्रकृति का व्यवहारिक थी, प्रकृति और व्यवहारिक थी। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे, वो माने आधा सदी की यूटोपियन के बातों को मानने वाले यूटोपियन विचारक था, वो भी समाजवाद को मानते थे कि उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व रहा वो कार्ल मार्क्स का रहा समाजवाद में। किनका वर्चस्व रहा? क्रांति के बदलते शांतिपूर्ण परिवर्तन विश्वास रखते थे, अर्थात वे संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। संघर्ष के बदले क्या होता था? वर्ग को बल आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। तो मुख्य रूप से एक थे यूटोपियन जो कहना था, तो यूटोपियन का कहना था ना
कि भाई तुम अमीर अमीर होते जा रहे हो, गरीब का की स्थिति नहीं देख रहे हो, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ तो बात देश को आगे बढ़ाने का। इथोपियन क्या कहना था, किनका कहना था? उसने घोषणा किया कि प्रत्येक कोष की क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक कोष के कार्य के अनुसार पैसा देना चाहिए। आप सब लोगों को रोजगार दो, जिसके पास जितना दिमाग है उसको उतना वैसा रोजगार दो। अब भारत में क्या होता है बेटा, सरकार वैकेंसी निकालती है, पैसा कमी हो जाता है, तब 1 लाख बहाली लेगा, 13 करोड़ फार्म भरता है, 5500 से रुपया लिया, अरबों खरब में पैसा चल गया। समझ रहे क्या है कि नहीं? कमाल ये बिहार सरकार तो उसी करता है, एक का रिजल्ट निकालता है, 4 साल के बाद उसको हिला देता है, 4 साल के बाद देता है। वैकेंसी निकाला 1 लाख के, भर दिया जो है 12 करोड़ भाई, है ना जी, 10 करोड़, 12 लाख, 17 लाख, 18 लाख ऐसे करके फार्म भर देता है। समझे कि नहीं? और सबसे 5500 रुपया हो गया मोटा पैसा, 4 साल तक देते रहा उसका रिजल्ट, है ना जी। यह कहानी SSC देखो धूम मचीले। समझ रहे कहानी कि नहीं? तो इनका कहना था ने, समाजवाद वाले को लोगों को मानना है आदमी को सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा उसकी क्षमता के अनुसार। परीक्षा होगा तो परीक्षा होगा, मैं 13 करोड़ भर दिया है तो 1 लाख के चुनेंगे, कितना चुनेंगे? तो कैसे चुनाएगा? जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, तो इसका मतलब जो 99 नंबर लाया पहले उसको लेगा, और जो 95 नंबर लाया इसका मतलब की है ओकर पास दिमागवा नहीं है। अरे है या नहीं? तो 99 वाला के काहे लिया? अब बाकी बेरोजगार हो गया। तो समाजवाद का मान नहीं कैसे है, तो फिर आदमी बैठल कैसे रहता है? रहता है या नहीं रहता है? तो कहेगा रोजगार नहीं है। तो इनका कहना, समाजवादी लोग का कहना है ना कि परीक्षा दिया है, उतना बहाली नहीं था, तो लेकिन उसको कम दिमाग है, तो 99 वाला कुर्सी पर बैठाओ, 95 वाला टेबल पर बैठाओ, और बाकी जो 90 वाला उरा झाड़ू मरवाओ, लेकिन काम सभे के दो, काम। हाँ, समाजवाद को यही कहना था कि क्या आप लोग मानते हैं इस चीज़ को कि काम सबको मिलना चाहिए तो देश आगे बढ़ेगा? आज चोरी चमारी और भ्रष्टाचार जो इतना बढ़ गया है, सबका वजह बेरोजगारियाँ है। हर कोई आदमी चाहता है कि इज्जत के साथ ज़िंदगी जिए, हर कोई चाहता है कि समाज में लोग हमको अच्छा कहे, लेकिन कहेगा किसको बेटा? हम कम चोर नहीं थे, अरे हम चोर थे। अरे बात अब यहाँ है कि हम चोर थे, लेकिन बात है कि रोजी रोजगार कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं? बढ़िया इज्जत पा रहे हैं, पैसा भी पा रहे हैं, तो काल छुछुंदरगिरी करेंगे? अरे समझ रहा कि नहीं? कोई भी समाज में शान के साथ जीना चाहता है कि नहीं? चोर चोरी क्यों करता है? रोजगार नहीं उसके पास। कोई किसी को क्यों लूटता है? रोजगार नहीं उसके पास। और सबको रोजगार मिल जाए तो काल उसका परिणाम भी जानता है कि गलती से अगर पकड़ा गया तो बड़ी मार मारेगा, जेल चल जाएंगे, कोई निकाले वाला मजबूर भी वो भी बेचारा रहता है। क्या रहता है बेटा? कहानी आगे बढ़। तो इथोपियन लोगों का क्या मानना था कि भाई प्रत्येक आदमी को काम मिलना चाहिए, लेकिन किसके अनुसार? समाज 2 भागों में बट गया हो। औद्योगिक क्रांति परिणाम स्वरूप माने पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग जन्म लिया। जब ये जन्म लिया तो इसके हित को चाहने के लिए, देश के हित चाहने वाले देशभक्त ला दिए समाजवाद को। और समाजवाद भी 2 हो गया, एगो मार्क्स के पहले का, एगो मार्क्स के बाद का। जब मार्क्स हुए तो मार्क्स के पहले वाला में आते थे इथोपियन समाजवादी। कौन आते थे बेटा? इथोपियन, हाँ, समाजवादी। इथोपियन समाजवादी अधिकांश लोग फ्रांसीसी ही थे। कहाँ वाला मानने वाले थे इनके विचारों को? फ्रांसीसी थे, फ्रांस के मानने वाले। इथोपियन समाजवादी का क्या कहना था? इथोपियन के विचारों को मानने वालों का उनका कहना था सब आदमी को रोजगार दीजिए क्षमता के अनुसार। और ये सब आया कहाँ से? औद्योगिक क्रांति परिणाम स्वरूप हमारा समाज बट गया, और उसके बाद इथोपियन समाजवादी आया, और उसके बाद जो है फिर आ गया कार्ल मार्क्स समाजवादी। रियली में पूछोगे तो बता दें आप लोग को कि एक और जो है इथोपियन चिंतक थे, रॉबर्ट ओवेन, ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे जी? जो इथोपियन के विचारों से प्रभावित थे, रॉबर्ट ओवेन के थे जी। रॉबर्ट ओवेन जो किसके विचारों से प्रभावित थे? इथोपियन के विचारों से काफी क्या थे? कौन? रॉबर्ट ओवेन। अब समझे कहानी की नहीं? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति में के आदमी सबसे ज्यादा कंपनी की करता है? स्थापना करता। खड़ा बेटा तुम हाँ पिछला, और अभिनव के बगल में जाओ, उसको खड़ा करो। हाँ, औद्योगिक क्रांति में क्या होता था बेटा? हाँ खड़ा हो जाओ आप। हाँ यार, औद्योगिक क्रांति में क्या होता था? हैं? दिया देखो, औद्योगिक क्रांति में क्या होता है? तुम बताओ बेटा, क्यों बोले? पीछे क्यों होता था औद्योगिक क्रांति में?
आदमी की करो ले, जे मन मारा बोल दो सही हो जाएगा। क्या करता था? अरे की करो ले, भाई चराता था, चूहा मारता था, घोंगा चुनता था, की करता था? आदमी क्या क्रम लगा रहता था? तुम बताओ दो क्रांति में क्या होता था? अरे औद्योगिक क्रांति में क्या होता था? दुल्लापुर बताओ, क्या स्थापना करता? बैठ, बेशर्मा, बेलज्जा, लाज शर्म नहीं तुम लोग को जरूर करे। औद्योगिक क्रांति में क्या होता था? कौन आदमी सबसे ज्यादा कंपनी की स्थापना करता? आप बता देते क्या है? इसमें था, नहीं बता पाते। इसमें था कि कौन आदमी सबसे ज्यादा कंपनी की करता है? कौन क्रांति? आप बता देते। औद्योगिक क्रांति में था कि कौन आदमी सबसे ज्यादा कंपनी की करता? आप लोग बेहिचक बेदौट रहो, खाली हम दिखते हैं, आप लोग नहीं दिखते, इसलिए बेहिचक पूछो। नहीं समझ में आता पूछो। ऐसा वीडियो बात देखने वाला तुम ही लोग रहता है कि भगवान रहता है? भगवान रहते हैं जी, तुम ही लोग को समझना रहता है, इसलिए नॉर्मल रहो। आया समझ में जी कि कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है। अरे हो जाए प्रॉब्लम क्या? तो आओ तुम लोग बचे हुए रहता है छोटा कहीं का, समझा कि नहीं? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से, औद्योगिक क्रांति पूंजीपति वर्ग, इसके परिणाम स्वरूप क्या आ गया? समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद और कार्ल मार्क्स का समय। अरे इस समझा रहे औद्योगिक क्रांति कि एक ज्यादा कंपनी का स्थान था, कंपनी अमीर आदमी अमीर हो गया, गरीब आदमी क्यों हो गया? और खाए के कुछ है ही नहीं था। देश ऐसे बढ़ेगा? तो बहुत सारे जो है राष्ट्रवादी नेता हुए। भारत में अंग्रेज जब शासन कर रहा था तो भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद करने वाले दो टाइप के थे, एगो मारधार, एगो नहीं मारो। तो ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड वाले दो वो समाजवादी हो गए। एक यूटोपियन के विचार को मानते थे, वो किन के विचार को? काल यूटोपियन का भी कहना सही था। यूटोपियन का कहना था प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार काम दो। और कार्ल मार्क्स अब कलर से मजदूरों के साथ दिए। उनका कहना था मजदूरों को खोने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है, कि तुम ऐसे मरिए रहोगे, ऐसे मरबे करोगे। बेड़ियों के सिवा है ना जी, तुम जिंदगी भर गुलामे बन के मरोगे। इसलिए ऐसा करो कि एक बार आज़ाद होने के लिए तुम लड़ जाओ। सबसे ज्यादा जोश दिए वो कार्ल मार्क्स दिए। क्यों दिए जी? एक यूटोपियन को विचारों के मानते थे रॉबर्ट ओवेन। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के थे। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के रहने वाले थे? यहाँ तक कहानी समझ में आया? बढ़ावे आगे। कार्ल मार्क्स जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है बाबू, ठीक उसी प्रकार से समाजवाद का जन्मदाता जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जी हाँ, समाजवाद का जन्मदाता के रूप में जानते हैं कार्ल मार्क्स को। जो है कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। समाजवाद का जनक। साम्यवाद का सबसे पहले प्रयोग रूस देश में हुआ था। कौन देश में हुआ था? अभी साम्यवाद का सबसे बड़ा रूप कहाँ देखा जाता है? चीन में। चीन और क्यूबा हो गया वो। समाजवाद को कार्ल मार्क्स का जनक कहा जाता है। जैसे मैट्रिक बोर्ड में गैरीबाल्डी अगला चैप्टर में पढ़ाए होंगे कि महत्वपूर्ण है गैरीबाल्डी के कार्यों की वर्णन करें, कि तो गैरीबाल्डी के कार्यों के बारे में क्या लिखा है? ध्यान से सुनना। कहानी नहीं था जी, कि सिलेबस था? कहानी था। तो क्या बताए होंगे गैरीबाल्डी वाले में कि गैरीबाल्डी, सुनो ध्यान से, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यह मेजनी के विचारों से काफ़ी प्रभावित था, है ना जी। इसने स्वयं अपने कर्मचारियों का एक क्या बनाया? दल बनाया, सेना बनाया। कर्मचारियों का क्या बनाया? सेना बनाया। और उसको जो है ट्रेनिंग दिया, है ना जी। उसको जो है कि दिया, हाँ, उसके साथ अपना कार्यक्रम तय किया। इटली के फ्रांस, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और वहाँ गणतंत्र की स्थापना किया। फिर वो जो है इटली की राजधानी रोम की तरफ भी बढ़ रहा था कि वहाँ भी उसका भी हम एकीकरण कर देंगे, लेकिन काउंट काबू ने उनको रोक दिया। तो इनको ही बोले कि हमारा उससे कोई लाभ नहीं, हम चाहते हैं कि गणतंत्र होवे, देश क्या होवे? आज़ाद होवे। समझ, सब आदमी की इच्छा के अनुसार रोजगार मिले। ये अपना पूरा संपत्ति, हाँ, पूरा संपत्ति देश को समर्पित कर दी। बोले कि हमारा ये उद्देश्य नहीं कि देश को आज़ाद करे तो हम शासक बने। क्या बोले ऐसा? गैरीबाल्डी बोले कि हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि देश को आज़ाद करें हम शासक बने, हमारा ये उद्देश्य है देश आज़ाद हो। भारतवर्ष में भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे। भारतवर्ष में महात्मा गांधी ऐसे थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल ने तो प्रधानमंत्री बनने की। महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। इन लोग में त्याग की भावना था, सिर्फ देश को आज़ाद चाहते थे। अब बहुत सारे लोग थे कि देश आज़ाद होगा तो शासन क्या करेंगे? तो हम बनेंगे। एवं जयप्रकाश नारायण भी बिहार के थे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे।
बड़ा मस्त आदमी जयप्रकाश नारायण थे। 1900 जब भ्रष्टाचार बढ़ गया ना 1971 में, हो 1971 में बात ही हो गया, महंगाई दम आसमान को छूने लगा। लड़ा हुआ था बांग्लादेश के साथ, जैसे अभी यूक्रेन के साथ हो रहा, चलेगा लड़ा हुआ है, तो खेती गृहस्थी नहीं होगा, इन्हें सामान उन्हें जाएगा, महंगा होगा कि नहीं। जब वस्तु के उत्पादन करोगे तो सस्ता मिलेगा, अब वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है तो महंगा मिलेगा कि नहीं, सामान दूसरा जगह जा रहा है, तो महंगाई हमारे देश में किया गया था चरम सीमा पर। तो बात किए जयप्रकाश नारायण श्रीमती इंदिरा गांधी से कि तुम बेटी हो, हमारी भतीजी हो, तुम्हारा पापा हमको भैया लगते थे, आज चाहते थे हम भी कोई पद पर रहते, लेकिन हमको पद से कोई लोभ नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा देश रहना चाहिए। जैसे समाजवाद के अंदर कार्ल मार्क्स को नहीं कहा जाता है कि मजदूरों के हित रहना चाहिए, हमारा देश कैसे बढ़ेगा। आज हम आपको पढ़ा रहे, हमारा क्लास में सबसे बच्चा ज़्यादा कैसे पास होगा, तेजगा के लिए गुणेंगे तो पास होगा हमको, बल्कि जो समझ भी जाता फिर भी एक ही चीज़ बताते हैं कि नहीं, हमको पता है कि लड़का समझ गया, लेकिन फिर बताते हैं, कहा है कि सभ्य पढ़ सके। 9वां 10वां बउआ सब वैसा ही रहता है, लेकिन 10वां 9वां 8वां तक सब वैसी रहता है, लेकिन सब अपने आप में सोच लेता है कि हम तो सूर्यस बकलोल हैं। तो 8वां 9वां सब कॉमन है, सब बकलोल हो, 10वां से सुधरो है। अगर इसमें नहीं सुधरा तो फिर कभी नहीं सुधर, लेकिन 10वां सोचेगा कि हम तो ऐसी हैं तो चल जाओगे। ऐसी है, मैंने क्या बिगड़ गया, तुम्हारा कुछ होने गया, बहुत सारा समय तो अभी बाकी है, टाइम का ज़बरदस्त इस्तेमाल करना। तो हम बात कर रहे थे जयप्रकाश नारायण का, तो 1914 बोले कि भाई इस पर ध्यान दो थोड़ा। इंदिरा गांधी इनके बातों को नेगलेक्ट कर दी, अरे जी इनके इंदिरा गांधी इनके बातों पर फोकस नहीं कि बुढ़ा गए हैं, इससे ठिया गए हैं, क्या हो गए हैं। तो यही बाबू ये देश की आज़ादी के लिए जयप्रकाश नारायण जेल भी गए थे, समझ गए, और देश को चाहते थे कि शासक कोई बनो खाली बढ़िया से करना, और जब जब कोई भी पार्टी के बनोगे और जब जब बढ़िया नहीं होगा तो हम हल्ला करवे करेंगे। इनको कोई मोह माया कोई लोभ नहीं था, किनको, हाँ। तो इंदिरा गांधी ने के बात को नहीं मानी, तो जानते हो पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा कि दोस्तों एक बार जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए आप लोग हल्ला नहीं बोल किए थे, हल्ला बोल किए थे, हंकार भरे थे, एक बार फिर आपको इस देश में जो है कुछ भ्रष्ट नेता आगे उनके विरुद्ध हल्ला बोल करना है, समझ गए ना जी। आई नहीं कि हमको बना दीजिए, इनका ये लोभ नहीं था। और ये क्रांति संपूर्ण क्रांति बोले कि इतना साथ मिला कि पटना के गांधी मैदान खचाखच भर गया जी, इतना साथ मिला किनको, जयप्रकाश नारायण को इतना साथ मिला कि पटना गांधी मैदान खचाखच भर गया। उसके बाद बोले कि ये आंदोलन सिर्फ पटना का आंदोलन नहीं रहेगा, बल्कि कहाँ, दिल्ली में चलना है, दिल्ली के रामलीला मैदान में जाके नटलीला दिखाए, समझे के जयप्रकाश, वहाँ पूरा सपोर्ट लगा। इंदिरा गांधी डर गई, इमरजेंसी ला दी, आपातकाल कि कोई अभी नहीं, राष्ट्रपति शासन है, ये तो सत्ता इनका गिर जाता, और सबके बल राष्ट्रपति शासन में 144 धारा लग जाता है, 4 आदमी एक तरह आप जमा नहीं रह सकते। और जो बड़ा बड़ा नेता थे छटपटा रहे, तो उनको क्या कर लिया गया जी, अंदर कर दिया गया, जेल के की कर दिया गया, अंदर कर दिया। इतना तानाशाही वो किए थे। तो जयप्रकाश नारायण समझ गए ना, हमको लगता है तो ठीक उसी प्रकार से गरीबार्डी थे, है ना जी, अच्छा आदमी थे, लोग वो देश से देश खाली चाह रहे थे, देश के पब्लिक को बढ़िया देखना चाह रहे थे, इन्हें कि हमको तुम बना दो, ऐसा उसके लिए लड़े थे। कोई तो लड़ता अपने हक के लिए लड़ता, ठीक उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स भी थे। जिस प्रकार से यूटोपियन का कहना था ने कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, हाँ प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार क्या मिलना चाहिए, सही कहते थे। इनका कहना था कि मजदूरों का थोड़ा उग्र के थे, मजदूरों के खोने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं। इनका कहना था कि पूंजी मांगला से भीख नहीं मिलेगा तुमको, ऐसे उनमें लड़ना पड़ेगा, पूंजीपति से अपना हक लेना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ जाए, हम लोग का खेत घर नहीं, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम तो कंपनी खोल दिया और हमें भूखल मरेंगे, समझ गए कि ना। और स्थिति बद से बदतर कैले था। कार्ल मार्क्स बहुत ही राष्ट्र समाजवाद का जन्मदाता था। इनका जीवनी पूछता मैट्रिक बोर्ड में, जैसे गरीबार्डी पूछता है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नामक नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, ये प्रसिद्ध वकील थे इनके पापा। बाद में इनका पापा जो ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिए। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा पाई, वकालत कर सकते हैं, और उसके 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। 1843 में कार्ल मार्क्स लगभग 25 वर्ष की अवस्था में अपने बचपन के मित्र जेनी से, किससे जी, अरे जन्नी से नहीं, सब जनिए शादी करता है, जेनी से विवाह किए, है ना जी। इनका एक दोस्त थे जिनका नाम फ्रेडरिक एंगल्स था,
और जिससे ज़िंदगी भर दोस्ती बना रह गया है ना जी। इन्होंने जानते हो 1867 ईस्वी में दास के कार्ल मार्क्स जो है 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखे। दास कैपिटल के लिखे कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कौन लिखे बाबू? 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किए थे। के हाँ, इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, पति का नाम जेनी। शादी कब किए? 1843 में। इनका कौन किताब था? दास कैपिटल। और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। किसको? हाँ, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। किसको? जी हाँ, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इस समाजवादी जो चाहते कि देश आज़ाद होवे, मजदूरों को हक मिले, तो उन लोग किताब को की करता था? पढ़ता था। कार्ल मार्क्स 5 सिद्धांत दिए थे और 6 गो ऐतिहासिक चरण बताए थे, जिसमें ये बताए थे कि मजदूरों का स्थिति का वर्णन था कि मजदूरों की स्थिति ऐसे सुधरे वाला नहीं है, शुरू से लोग मजदूरों को सताए हैं, इसका स्थिति सुधरेगा नहीं, इसका हक के लिए कोई नहीं लड़ेगा जब तक कि खुद नहीं खड़ा होगा। कोई आदमी किसी को रियलिटी बातें बढ़ाता नहीं है। तुम आगे बढ़ेगा करोगे, मजदूरी को बढ़ा देगा। तुम्हारा भी हाथ उसमें होना चाहिए, तुम्हारा भी मेहनत उसमें होना चाहिए। ये खूब जोश भरे ये जो है मजदूरों की स्थिति के लिए बेचारे कार्ल मार्क्स प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए, लेकिन उसमें 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का हुआ था स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय संघ का। कितना ईस्वी में? 1864 में। फिर भी मजदूरों की स्थिति में कुछ सुधार नहीं आया। 1867 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ किए थे और जिसमें बताए थे मजदूरों के बारे में। समझ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का श्रेय जो है ये जो दिए थे मजदूरों की स्थिति सुधार के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। समझ रहे हो कि मजदूर सबका ही संघ रहेगा, उसमें आओ मजदूरों की बात होगा कि मजदूर सब एक होइए, बनिए, वे अपनी मुक्ति स्वयं अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर सकते हैं। मजदूर से बोले थे, भाषण में बोले थे कि मजदूर लोग खुद आप लोग संघर्ष कीजिए, दूसरा कोई आपका करने वाला नहीं, उसको फुर्सत कहाँ हो, तो खुद रोजगारी आदमी। जैसे नेतागिरी में कौन एकदम बड़ा आदमी घुसेगा जिसको पैसा कोई कमी नहीं। अब टोला पड़ोस में कौन घुरता है? बड़ा आदमी के साथ। जो बड़ा आदमी के साथ बड़े आदमी घुसता है। और गरीब का टोला वाला सोचता है कि हमारे टोलवा के महलवा के जो फलना जी है कि घूर रखिन तो हमू घूरते हैं। अरे बेटा, वो पैसा लेकर उसके साथ घूम रहा है और तुम बुड़बक है उसके पीछे, एक पेट पर तुम घूम रहे हो। समझ रहे कि ना? तो मजदूर लोग तब तक, हमको हमारा कहना है कि मजदूर लोग तब तक मजदूर रहेगा जब तक वो अशिक्षित रहेगा। जब तक की रहेगा? हाँ, तो जितना पेट भरने का हक अथी होता है, जरूरत है, उतना जो है क्या करने का, शिक्षा का भी जरूरत है। अब देखिए ना, सुंदर बने वाला सामान पर 18% GST है ना जी, या पढ़ाइयों पर 18% GST। किताब खरीदो तो 100 रुपया किताब, 18 रुपया सरकार का। आया समझ में? ये गलत है या नहीं? सरकार भी चाहती है हो कि नहीं शिक्षित रहेगा तो बुड़बक पर कैसे बनाएंगे। हमको जातिवाद के रूप में हमको लड़ाना है, जातिवाद करा देना है। शिक्षित जो रहेगा जातिवाद नहीं करता। जातिवाद करते हो, तुम्हारा जाति अपना जाति पर लेके मरते हो। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारा जाति का नहीं है ना जी? तो क्या 2 कट्ठा तुमको लिख सकता है? भाई मारम फाड़ी कर देता, फिर भी जाति जाति पर मरता है। कोई जाति पाति नहीं बेटा, सब पढ़ो लिखो, सब अपना फोकस करो काम पर, हुनर पर। हुनर रहेगा तो दुनिया पूजेगी आपको, नहीं हुनर है तो कोई पूजने वाला नहीं है। आज समझ में कि ना? यहाँ कार्ल मार्क्स बेचारे मजदूरों को खूब जोश दिए कि तुम लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, तुम्हारा हक देने वाला कोई नहीं है। वे अपनी मुक्ति स्वयं ही अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर सकते हैं। किनका कहना था? जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हाथों में नहीं आएगा तब तक मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग, उत्पादन में कला, किसी भी श्रमिक से कोई सुधार नहीं हो सकता। कि सब हुनर वगैरह जानना चालू कर दीजिए, है ना जी, मशीन वगैरह बैठाना चालू किए तब आपका स्थिति सुधरेगा। उसमें नई सेक्सेबुल मिला। अधिक किनका कहना था? कार्ल मार्क्स का कहना था। नारा दिए थे उसमें कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना। कार्ल मार्क्स का कहना था कि अधिकार आपका है तो कर्तव्य है, और कर्तव्य है तो आपका अधिकार है। धंधा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, धर्म से बढ़कर कोई धंधा नहीं। किसका कहना था? कार्ल मार्क्स। कि अधिकार जब है, जब आपको हक मिला है पढ़ने का तो पढ़िए आप, और जब पढ़ने का हक मिला तो आप मन से पढ़िए। कर्तव्य है आपका पढ़ना। समझे कि नहीं? समझे? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। माने आपका अधिकार है कि 14 वर्ष से नीचे वाला व्यक्ति, क्या खटखुट क्या करो रे, 14 वर्ष वाला व्यक्ति की करेगा? पढ़ेगा। ये आपका क्या अधिकार है। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं।
अब आपका क्या कर्तव्य है कि हमको पढ़ना है, और जब पढ़िएगा तभी आपको क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। कितना खूबसूरत सा बात कहा है, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। आपको क्या अधिकार है बेटा? पढ़ना, पढ़ने का काम है। और बाद फिर कहता है जब पढ़ने का काम मिला है तब आपको क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा, काम करने का अधिकार मिलेगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना भी के किए? कार्ल मार्क्स से किए थे। विभिन्न देशों के समाजवादी दलों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। कहाँ सम्मेलन हुआ? जिसमें 20 देशों में 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 20 देशों में कई व्यक्तियों ने? 400। इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना गया। कौन सी नाम से? कार्ल मार्क्स ने फिर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की 1889 में। पहला की 1864 में, दूसरा की 1889। इसमें मजदूरों को हक मिल गया। इसमें मजदूरों को क्या मिल गया? इसमें मजदूर वर्ग को उसका अपना हक मिल गया है ना। प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब प्रत्येक मजदूर से कितना देरी काम लीजिएगा? तो 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं लीजिएगा, उसमें 1-1.5 घंटा का रेस्ट भी आएगा। ऐसे में कार्ल मार्क्स का कहना था। जब कार्ल मार्क्स को हक दिला दिए ना मजदूरों के, जी मजदूर सब शिक्षित होने लगे, यूनिटी बनाने लगे, यूनियन बनाने लगे। कहाँ? रूस देश की बात बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? रूस देश की बात बता रहे हैं। जब कार्ल मार्क्स, जब समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स जब जोश दिए ना उन लोग में, तो वहाँ 2 दल बन गया रूस में। एगो बोल्शेविक दल, एगो कौन दल बन गया बेटा? जी हाँ, बोल्शेविक दल, और एक बन गया मेनशेविक दल। कहाँ? रूस में, है ना। रूस में मजदूरों के हक की बात किए तो उन लोग बन गया बोल्शेविक और मेनशेविक कि ठीक है, अमीर आदमी अमीर एक दुनिया है, तो हम गरीब को है तो हम की रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा संख्या मजदूर, किसान एवं गरीब का था, तो वो कहला गया बोल्शेविक दल। क्या कहला गया? अब पूंजीपति की संख्या कम था, अमीर लोग, वो की कहला गया? मेनशेविक। ये सब एक दल है, ये सब एक दल। अब केकर विरुद्ध लड़ना है? पूंजीपति के विरुद्ध, कि हमको भी तुम हक दो। अब तुम्हारा पैसा तो तुमको ले जमीन खरीदेगा तो हम कहाँ रहेंगे, है ना। तो जानते हो 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ। क्या हुआ था? तो रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, तो पूंजीपति के विरुद्ध में आवाज उठाए बोल्शेविकों ने, मजदूर किसानों ने। वहाँ रूस में 2 दल था, बोल्शेविक और मेनशेविक। जैसे यहाँ बहुत दल नहीं है, लेकिन वहाँ 2 दल था, वो अमीर आदमी का दल और गरीब आदमी का दल। सबसे ज्यादा संख्या क्या था? गरीब का था। क्या था जी? तो सब कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका एक कारण नहीं होता है, अनेक। डायरेक्ट किसी का माथा फाड़ दिया, बल कुछ के लिए ऐसे खाली बोल लिए बस मार दल के, ऐसा कोई बात। छोटा छोटा बच्चा में लड़ाई होता है, बड़ा बड़ा में भी लगता है, एक ही बात को लेकर के। जब दोस्त रहेंगे तो आपका बेटा हमारे बेटा को मारा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हटा बाल बुतरू लड़ता है। लेकिन दुश्मनी भी है तो और बढ़िया से लड़ लेंगे। नहीं तो बेटवा ऐसे है ही है, वो अपना बेटवा को फेवर करेगा, हम अपना बेटवा को फेवर करेंगे, बड़ा बड़ा में की हो जाएगा, लड़ाई होगा। होता है तो बच्चा के चलते लड़ाई नहीं होता, ऊपर भी और मात रहता है ना जी, उसके चलते हो जाता है। समझे कि ना? कहानी और आगे बढ़ा। वहाँ रूस में जो लड़ाई हुआ एक कारण से नहीं हुआ था, 8 कारण से हुआ। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ, माने मजदूर सब लड़े, लेकिन उसका एक कारण से नहीं, बेचारा अजिया गए थे। 8 कारण से। राजा अलगे तवा उड़ा रहा था, समझिए कि ना, और ये अमीर लोग अलगे तवा उड़ेले थे। कोई दिक्कत? ये 8 कारण अगला वीडियो में बनेंगे, भाग करके डालेंगे। भाग पहला डालेंगे, भाग 2 करके डालेंगे। बताएंगे हम आपको कि रूस में बोल्शेविक क्रांति होने के 8 कारण था। कहाँ? कौन कौन कारण से आजीज होकर के रूस वाला बोल्शेविक क्रांति हुआ? राजा के विरुद्ध, पूंजीपति पर हल्ला हंगामा बोले, ऐसे बोलने वाले नहीं थे। और उसके बाद फिर रूस स्वतंत्र होता है। 3-4 भाग में करके जाएगा वीडियो आपको। कोई दिक्कत? आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।